चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, चलिए लेक्चर को अपनी स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है मैंने आपको बताया था। दिस इज द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग विद रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग के समय जो टॉर्क डेवलप करती है उसको हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करें TST, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी स्लिप पे टॉर्क चाहिए तो आपके पास फार्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जिसको लोग टॉर्क बोल रहे हैं। एक्चुअली में किताबों में टॉर्क लिया रहता है, उसी को मैंने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोला। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है जिसको जनरली जो है जल्दीबाजी में लोग टॉर्क बोल देते हैं, और किताबों में भी टॉर्क ही लिखा होता है। ठीक है, तो जनरली आपका जो है किसी भी स्लिप पे अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हो तो ये आपकी इक्वेशन है। आप स्टार्टिंग के समय टॉर्क निकालना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के समय स्लिप आपको मालूम होती है, बस स्टार्टिंग की स्लिप यहां पर रख दीजिए तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये आपका किस समय का आ जाएगा? आपका स्टार्टिंग का टॉर्क आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के समय स्लिप क्या होती है? 1। तो अगर मैं स्लिप इज इक्वल टू 1 पे अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को निकाल लूंगा तो ये आपका जो है कौन सा टॉर्क होगा? स्टार्टिंग टॉर्क होगा। स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला यहां से आपका निकल के आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS, that is E2 naught square R2 divided by R2 square plus X2 naught का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर स्टार्टिंग टॉर्क। और अब मेरे पास जो डाटा दिया था उस डाटा से मैंने आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी कैलकुलेट कराया था। जो हमारे पास डाटा हम लोग लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, उस हिसाब से आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आ रहा है 27.645 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है कुछ ऑब्जर्वेशन देखना स्टार्ट किया स्टार्टिंग टॉर्क के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो आपके सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को कम कर दूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहां पर अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को 10% आपका डिक्रीज करूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 20% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहला ऑब्जर्वेशन देखा था। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। यहां से भी देख के नहीं बता सकते क्योंकि यहां पर ऊपर भी R है और नीचे भी R2 है। रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 माना था कि आप बोलें कि सर यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है तो ये कट जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो आपकी रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप किसी भी तरीके से रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा लें तो स्टार्टिंग टॉर्क को आप चेंज कर सकते हैं। जो स्क्वायरल केज या फिर केज टाइप की रोटर होती है, केज टाइप की जो मोटर होती है, स्क्वायरल केज मोटर होती है, उसमें तो आप जो है अपने रोटर को क्या कर देते हैं, फिर जो आपके बार्स होते हैं उनको इन रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो वहां पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते रोटर के सर्किट में। अगर रोटर के सर्किट में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाएंगे तो रोटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो पाएगा, तो वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क को नहीं बदला जा सकता है। केज टाइप मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू फिक्स होती है, इट कैन नॉट बी चेंज। लेकिन आपका जो है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें प्रोविजन होता है कि आप स्टार्टिंग टॉर्क ऐड कर सकते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं रोटर की वाइंडिंग में। और रोटर की वाइंडिंग में अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और अगर रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके। ठीक है, तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, अगर आपको एग्जामिनेशन में बोला गया है कि अगर आपने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया है तो मेरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो केज मोटर से ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं करूंगा तो मेरा केज मोटर जो होती है या फिर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है स्लिप रिंग से विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसी चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखिए। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि जो है कोई भी जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें रेजिस्टेंस आप ज्यादा रखेंगे कि कम रखेंगे? ये बताओ। रेजिस्टेंस तो कम रखा जाता है, लीकेज लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मैं एक टिपिकल वैल्यू ले रहा हूं किस रेंज में होती है इन एनी इंडक्शन मोटर। इन
एनी इंडक्शन मशीन, किसी भी इंडक्शन मशीन में जो रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है R2, उसकी जो रेंज होती है वो जनरली आपका 0.1 ओम से लेके 0.2 ओम के आसपास रखा जाता है। लोअर लिमिट होती है 0.1 और अपर लिमिट होती है 0.2। और जो लीकेज रिएक्टेंस होता है, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस X2 नॉट, इसकी जो रेंज होती है ये आपका 1.5 ओम से लेके 2 ओम के बीच में रखा जाता है। ये आपकी टिपिकल रेंज बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल रखा जाता है। किसी भी इंडक्शन मोटर में जो आपका R2 और जो X2 होती है उसकी लोअर रेंज ये होती है, अपर रेंज ये होती है। मैं लिख रहा हूं लोअर लिमिट, दीज आर द लोअर लिमिट ऑफ रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रोटर लीकेज रिएक्टेंस, एंड दीज आर द अपर लिमिट। ठीक है, दीज आर द लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो है बात करते हैं, मैं आपका निकाल रहा हूं। अच्छा, R2 और X2 नॉट की पहले मैं लोअर लिमिट लेके आपको एक रिलेशन दिखाता हूं और एक बार अपर लिमिट। दोनों से रिलेशन सेम आता है, आप चाहे अपर लिमिट लीजिए चाहे लोअर लिमिट लीजिए। नाउ टेकिंग द लोअर लिमिट, टेकिंग लोअर लिमिट, मैं आपके रोटर के रेजिस्टेंस और रोटर के लीकेज रिएक्टेंस की लोअर लिमिट ले रहा हूं। ठीक है, ना देखिएगा जरा, R2 की वैल्यू मैंने ली 0.1 ओम और लीकेज रिएक्टेंस मैंने कितना रखा, दैट इज 1.5 ओम। यहां से आप देखिए, अगर मैं R2 स्क्वायर निकालूं, R2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 0.01, 0.01। और X2 नॉट का स्क्वायर जरा आप निकालिए तो ये आपके पास आएगा, दिस इज 2.25। जरा दोनों को कंपेयर करिए बेटा, इन दोनों को कंपेयर करिए। और जब कंपेयर करेंगे तो आप देखें किसी भी इंडक्शन मोटर में, किसी भी इंडक्शन मशीन में जो R2 स्क्वायर की वैल्यू होती है वो X2 नॉट के स्क्वायर से बहुत कम होता है। दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, ये इससे कहीं 10,000 गुना क्या है, कम है। ठीक है, क्या मेरी बात दिख रहा है? यहां से एक रिजल्ट मैंने लिखा था कि किसी भी इंडक्शन मोटर में जो R2 स्क्वायर होता है, दिस इज ए वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू X2 नॉट स्क्वायर। कोई बोलेगा सर लोअर लिमिट लेगी क्योंकि अपर लिमिट से भी सेम ही रिलेशन आएगा, कोई बदलेगा नहीं। मैं अपर लिमिट से भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने बोला कि R2 स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन X2 नॉट स्क्वायर। मैंने ये नहीं बोला है, हेलो, R2/S का होल स्क्वायर, ये नहीं बोला है कि आप बोले सर यहां पर स्लिप जब छोटी होगी तब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, और जब स्लिप आपकी बड़ी होगी तब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। मैंने केवल R2 बोला है, डिवाइडेड बाय S के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने स्टार्टिंग में आपको अप्रोक्सीमेट बताया था, लो स्लिप रीजन और आपका दैट इज हाई स्लिप रीजन, वहां पर S था, उसके हिसाब से बताया था। लेकिन यहां पर मैं केवल और केवल रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के होल स्क्वायर के बीच में जो प्रैक्टिकल में रिलेशन होता है उसके बारे में बात करूं। R2/S के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि S जब छोटा होगा तब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके कंपेयर में दैट इज नथिंग बट द लो स्लिप रीजन में दिस इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दिस, और हाई रीजन में दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस। उसके बारे में केवल मैं रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस के बारे में बात करूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि सर अपर लिमिट ले लें, टेकिंग अपर लिमिट, टेकिंग अपर लिमिट, टेकिंग अपर लिमिट, चलो रेजिस्टेंस की अपर लिमिट ले लेते हैं। जैसे 0.2 ओम के आसपास होता है और लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो 2 ओम के आसपास होता है। ठीक है, चलो होल स्क्वायर करिए जरा, होल स्क्वायर करिए। R2 स्क्वायर कितना आएगा, 0.04, और X2 नॉट का स्क्वायर कितना आएगा, 4। अब भी कंपेयर कर लो, हेलो, कंपेयर कर लो, ये से 100 गुना बड़ा है। YouTube पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, आपका ऐप में नहीं अपलोड कर पाएंगे, YouTube में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट, यहां से रिलेशन निकालेंगे जो X2 नॉट का स्क्वायर है दैट इज ए वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 नॉट स्क्वायर। R2 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज ए वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R2 नॉट।
x2 नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई जो है ये वैल्यू जो होती है ये इसके कंपेयर में, तो अगर मैं दोनों का सम निकालूं, यहां से अगर मैं सम निकालूं दैट इज r2 स्क्वायर प्लस x2 नॉट का स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, x2 नॉट का स्क्वायर। यहां से भी देखिए अगर आप r2 स्क्वायर प्लस x2 नॉट का स्क्वायर निकालें तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x2 नॉट का स्क्वायर, बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस। इंडक्शन मोटर में जो r2 स्क्वायर होता है वो x2 नॉट के स्क्वायर से बहुत कम होता है। डिवाइडेड बाई एस के बारे में कोई बात नहीं की है, या आप अननेसेसरी कुछ भी डाउट क्रिएट कर लें। अब आते हैं जरा आपके स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन में। स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या थी? स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू दिस इज नथिंग बट द E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस x2 नॉट स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है आपके स्टार्टिंग टॉर्क का, फार्मूला यही होता है। और अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी इंडक्शन मोटर में इन एनी इंडक्शन मोटर, किसी भी इंडक्शन मोटर या फिर किसी भी इंडक्शन मशीन के अंदर जो R2 स्क्वायर होता है दिस इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू x2 नॉट का स्क्वायर। इसलिए R2 नॉट स्क्वायर प्लस x2 नॉट स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं x2 नॉट के स्क्वायर से। ये नीचे लिखा हुआ है, ये चीज देखो, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस। तो इनका जब एडिशन करेंगे, जब इस बड़े नंबर में छोटा नंबर ऐड करेगा तो x2 नॉट स्क्वायर ही बनेगा। तो यहां से जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क हुआ, स्टार्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख देता हूं, चलो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 एंड होल डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास आ जाएगा x2 नॉट का स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? और यहां से अब तुमको दिख रहा होगा जो स्टार्टिंग टॉर्क है दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल टू रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है R2 के। R2 इज कॉल्ड द रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अगर आप किसी भी तरीके से रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को क्या कर पाए, चेंज कर पाए, तो आप स्टार्टिंग टॉर्क को बदल सकते हैं। बाय चेंजिंग द रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस वी कैन चेंज द स्टार्टिंग टॉर्क। अगर आप किसी तरीके से रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ा दे तो आपके मशीन की या फिर मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड, तो आप देखेंगे स्क्वायरल केज में तो आपके पास दैट इज इन रिंग्स लगी होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बदला जा सकता। लेकिन आपका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें प्रोविजन होता है कि आप रोटर की वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब आप रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, और रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा के आप इसका दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मशीन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां मैं नीचे लिखने जा रहा हूं दैट इज TS starting torque. Starting torque is directly proportional to rotor winding resistance. रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, in case of slip ring induction motor, by adding एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे IEXT, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, in the
रोटर सर्किट, रोटर के सर्किट में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं सो दैट the starting torque is increased. In case of स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में लिखा है कि आप स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं होता, ये नहीं बोला है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, अगर नहीं ऐड करेंगे तो बढ़ेगा नहीं, कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे उसी पे बात में कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, चलो नाउ अब आप देखिए, यहां से मैंने एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन निकाली है। स्टार्टिंग टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में बात नहीं, अप्रोक्सीमेट। स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x2 नॉट के स्क्वायर के, लीकेज रिएक्टेंस के होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर आते हैं, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 नॉट का स्क्वायर। अगर आपकी किसी भी मोटर में लीकेज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। लीकेज कम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? ज्यादा होगा। वहीं आपके पास अगर लीकेज की वैल्यू आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या होगा? कम। ठीक है, लीकेज ज्यादा तो स्टार्टिंग टॉर्क कम, लीकेज कम तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जितना लीकेज कम होगा उतना म्यूचुअल ज्यादा होगा, म्यूचुअल ज्यादा होगा तो पावर ट्रांसफर आपकी ज्यादा होगी, स्टेटर से रोटर में ज्यादा पावर ट्रांसफर होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क भी मशीन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो कंपेयर करना चाहते हैं, दो मोटर मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, एक मोटर ए है और एक मोटर बी है। मोटर ए मेरी है, दैट इज ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या फिर केज टाइप मोटर, केज टाइप मोटर। ठीक है, मोटर ए मेरी केज टाइप मोटर है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी मोटर है, मोटर बी, वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया, विदाउट लिख रहा हूं, दैट इज आर एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैं बात करूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो नो डाउट आपका जो है, जो मेरे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। लेकिन मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तब मैं आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई, जो है जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें वाइंडिंग तो होती नहीं है, एंड कनेक्शन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो उसमें लीकेज का वाइंडिंग नहीं है तो लीकेज इसमें कम होगा। तो जो मेरे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें लीकेज की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। वहीं जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें वाइंडिंग्स होती है तो लीकेज की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। जिसमें लीकेज ज्यादा होगा उसका जो, जिसमें लीकेज ज्यादा होगा उसमें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। स्टार्टिंग टॉर्क आपका कम होगा और यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क आपका कैसा होगा? ज्यादा होगा, यहाँ पर लीकेज की वैल्यू कम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट द, जो आपका विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर मैं बात करूं विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है स्लिप रिंग से। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो इसी का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट, लिख रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर ए इज ग्रेटर देन स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर बी। और ये मैंने कब बात की है? व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, एक्सटर्नल, तो मैं लिख देता हूं, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज स्लाइटली more than the starting torque of slip ring induction motor
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं ऐड किया है तो आपको स्क्वायरल केज को आंसर टिक करना है। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is added in the slip ring induction motor, then starting torque of slip ring induction motor is greater than starting torque of squirrel cage induction motor। मैं लिख देता हूं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ रखी है, तब के बारे में ये रिजल्ट है। और नहीं आपने ऐड किया तो आपका केज मोटर में आपका स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगी। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूं जो है स्लॉट। अब मैं तीन आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन, जब मैं जो भी कंपेयर करने जा रहा हूँ स्क्वायरल केज में ही, दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करने जा रहा हूँ। मैं तीन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ले रहा हूँ, एक में ओपन स्लॉट हो, एक में सेमी क्लोज स्लॉट है और एक में क्लोज स्लॉट है। और किसमें स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज्यादा होगा। अगर आपकी जो है स्क्रीन रुक जाती है तो मुझे इमीडिएटली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो केस वाले लैपटॉप में कभी कभी स्क्रीन ऑटोमेटिकली रुक भी जाती है, अगर आपकी स्क्रीन ना बढ़े तो यू कैन बी मैसेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन नंबर 4 पे आते हैं। अब जो भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो किसमें कर रहा हूं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तीन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ले रहा हूं, ठीक है। तीन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ले रहा हूं, एक है ओपन स्लॉट, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ओपन स्लॉट बना है, एक में सेमी क्लोज स्लॉट्स हैं, सेमी क्लोज स्लॉट्स, these are the open slots। और एक स्लिप रिंग इंडक्शन में कैसे स्लॉट है, क्लोज स्लॉट्स। क्लोज स्लॉट मतलब सी, अगर आपके स्लॉट्स, अगर आपने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ओपन स्लॉट बनाए हैं तो लीकेज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओपन स्लॉट में लीकेज की वैल्यू कम होती है, सेमी क्लोज स्लॉट्स में लीकेज की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, और क्लोज स्लॉट्स में लीकेज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जिसका लीकेज ज्यादा होगा उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा, इनवर्सली, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 नॉट k स्क्वायर। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लीकेज रिएक्टेंस के होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें लीकेज ज्यादा उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम। तो आपका क्लोज स्लॉट में आपका लीकेज सबसे ज्यादा होता है तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे कम किसमें होता है, ओपन स्लॉट में, तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सबसे, स्टार्टिंग टॉर्क इन द ओपन स्लॉट सबसे ज्यादा होगा। उससे कम स्टार्टिंग टॉर्क किसमें होगा, सेमी क्लोज में होगा। और सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क किस इंडक्शन मोटर में होगा, जिसमें क्लोज स्लॉट्स है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द कंपैरिजन। नेक्स्ट बात करते हैं नैरो और डीपर स्लॉट अगर बना है। नैरो डीपर एंड वाइडर, ये मैं आपको कल सारी चीजें बता रहा हूं इसलिए डायरेक्ट लिखना हूं इस बार। पांचवा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं जो है आपका नैरो और डीपर स्लॉट बनाऊं, दिस इज नथिंग बट द नैरो एंड डीपर स्लॉट। दिस इज नथिंग बट द, ये कंडक्टर रखा है, नाउ दिस इज ए
नैरो एंड डीपर स्लॉट्स, और एक मैं स्लॉट बना रहा हूं वाइडर स्लॉट। These are the wider slot, वाइडर स्लॉट। आपको कल मैंने बताया था कि जो आपके नैरो और डीपर स्लॉट होते हैं उसमें लीकेज ज्यादा होता है। इसमें लीकेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये लीकेज है जो खुद से लिंक करा है, स्टेटर रोटर से जो लिंक करेगा वो म्यूचुअल होगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये वाला म्यूचुअल है जो मैंने बाहर देखा। इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। स्टेटर और रोटर से जो लिंक करेगा वो म्यूचुअल है, ये वाला म्यूचुअल है, म्यूचुअल। और ये वाला आपका लीकेज है, दिस इज लीकेज। वहीं वाइडर स्लॉट में क्या होगा, वाइडर स्लॉट में आपका जो फ्लक्स लाइन होगी, फ्लक्स लाइन लो रिलेक्टेंस पाथ होते हैं। यहां पर एयर गैप ज्यादा तो रिलेक्टेंस ज्यादा होते हैं, यहां से बहुत कम फ्लक्स लाइन पास करेंगे। हरे कलर से बनाता हूं, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लाइन एयर गैप को पास करेंगे, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लाइन एयर गैप को पास करेंगे और स्टेटर के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेंगे, स्टेटर रोटर के थ्रू, इस तरह से। तो दिस इज नथिंग बट द, ये आपका म्यूचुअल है और ये आपका लीकेज है। तो आप देखेंगे भाई, जो नैरो स्लॉट होता है उसमें लीकेज क्या होता है, ज्यादा होता है, लीकेज की वैल्यू ज्यादा होती है। वहीं वाइडर स्लॉट में, नैरो और डीपर स्लॉट में लीकेज की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं वाइडर स्लॉट में जो लीकेज होगा वो कैसा होगा, कम। लीकेज, जहां लीकेज कम होगा वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी, और बेटा जहां पर लीकेज ज्यादा होगा वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कम होगी। ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द रिलेशन। यहां मैं लिख देता हूं, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क, यहां लिख देता हूं, नैरो एंड डीपर स्लॉट। डीपर स्लॉट में जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू कम होगी, और आपका जो है वाइडर स्लॉट में स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। दिस इज फॉर दिस। ठीक है। नाउ दिस, नेक्स्ट बात करते हैं एयर गैप पे। छठवां ऑब्जर्वेशन, सिक्स ऑब्जर्वेशन। चलो, हाँ एयर गैप पे बात करते हैं। नैरो एयर गैप हो सकता है या फिर स्मॉलर एयर गैप जिसको बोलते हैं, और आपका जो है लार्ज एयर गैप हो सकता है। स्मॉलर एयर गैप होता है स्क्वायरल केज में, और लार्ज एयर गैप होता है दैट इज स्लिप रिंग में। ठीक है, क्योंकि स्लिप रिंग में वाइंडिंग होती है, इसमें वाइंडिंग नहीं होती है। तो दो टाइप के एयर गैप हो सकते हैं। एक तो आपका जो है एयर गैप कैसा हो सकता है, स्मॉलर, दिस इज द स्मॉलर एयर गैप। दो प्रकार के एयर गैप हो सकते हैं, स्मॉलर एयर गैप। और स्मॉलर गैप, एयर गैप किसमें होता है, दैट इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग नहीं होती तो एयर गैप स्मॉलर रखते हैं, केवल उतना ही पोर्शन हम एयर गैप देते हैं कि आपका रोटर और स्टेटर के बीच में टक्कर ना हो, टच ना करें। लेकिन आपका जो है, जो वाउंड टाइप रोटर होता है उसमें तो वाइंडिंग होती है, तो एयर गैप कैसा होता है, ज्यादा होता है। दिस इज ए लार्जर एयर गैप। लार्जर एयर गैप किसमें होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपका एयर गैप लार्जर।
एयर गैप अगर लार्जर होगा, एयर गैप अगर लार्जर होगा तो आपकी जो फ्लक्स लाइन है वो आपके एयर गैप को क्रॉस कम करेंगी, स्टेटर से रोटर में कम फ्लक्स लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेक्टेंस ज्यादा है। रिलेक्टेंस ज्यादा है तो आपका जो फ्लक्स लाइन कम पास करेंगी इस एयर गैप को, लेकिन यहाँ रिलेक्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा होगी, तो बेटा अगर पास कर गई तो म्यूचुअल ज्यादा होगा। यहाँ पर आपका रिलेक्टेंस कम है तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लाइन आपकी क्या करेंगे, स्टेटर से रोटर में ट्रांसफर होगी, म्यूचुअल ज्यादा होगा, लीकेज की वैल्यू कम होगी। तो दैट इज नथिंग बट जब भी आपका स्मॉलर एयर गैप होता है, स्मॉलर एयर गैप के केस में लीकेज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। वहीं अगर एयर गैप आपका लार्जर होगा तो लीकेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और बेटा अगर तुम्हारा लीकेज ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और यहां पर आपका जो है लीकेज कम होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन ये बात तभी हो रही है जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड दिस इज नथिंग बट फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ squirrel cage induction motor is greater than the starting torque of slip ring induction motor। ये आपका स्टेटमेंट तभी ट्रू है जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यार, जो है कि देखो एयर गैप अगर ज्यादा होगा, एयर गैप अगर ज्यादा होगा तो लीकेज की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, और अगर लीकेज ज्यादा होगा तो मैक्सिमम टॉर्क भी कम होगा और स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। किसमें रिडक्शन ज्यादा हुआ ये मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, इंडक्शन मोटर फिर से स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ना चाहते हो तुम, हैं? लेक्चर देख नहीं रहे हो, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं क्या? बेफालतू की बातें नहीं करोगे, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, ठीक है। चलो यहां पर बात कर रहे हैं दैट इज आपका अगर एयर गैप लार्जर होगा तो लीकेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जरा देखो, लीकेज एयर गैप ज्यादा तो लीकेज ज्यादा होगा। लीकेज अगर ज्यादा होगा तो दो टॉर्क को मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक स्टार्टिंग टॉर्क और दूसरा मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। यहां मैं नीचे करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। इफ एयर गैप इज मोर, अगर एयर गैप ज्यादा होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं लार्जर एयर गैप। अगर एयर गैप लार्जर होगा तो मेरे पास लीकेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर लीकेज ज्यादा होगा तो दो यहां पर मैं टॉर्क को कंपेयर करने जा रहा हूं, दो टॉर्क, ध्यान से देखिए, दो टॉर्क को कंपेयर करने जा रहा हूं, एक तो मैक्सिमम टॉर्क और दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क। यहां पर ये देखो, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हेलो, स्टार्टिंग टॉर्क ये देखो फार्मूला, स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 नॉट का होल स्क्वायर, मतलब आपके जो है दैट इज लीकेज रिएक्टेंस के होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 नॉट का होल स्क्वायर। और जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है उसका फार्मूला मैंने तुमको बताया था। मैक्सिमम टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारे पास 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू E2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 नॉट। जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो आपके x2 नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टार्टिंग टॉर्क x2 नॉट के होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x2 नॉट के। अब देखो, अगर एयर गैप ज्यादा होगा, हेलो, एयर गैप अगर ज्यादा होगा मशीन में, अगर एयर गैप ज्यादा होगा तो लीकेज की वैल्यू ज्यादा होगी। लीकेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो दोनों टॉर्क कम होंगे, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा, मैक्सिमम टॉर्क कम होगा। किसमें रिडक्शन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा कम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क में कमी ज्यादा आएगी कि आपका मैक्सिमम टॉर्क में ज्यादा कमी आएगी अगर एयर गैप बढ़ाएंगे,
बताओ, दोनों कम होंगे, ये तो कंसर्न में दोनों कम होंगे, क्योंकि अगर मैं एयर गैप को बढ़ाऊंगा तो लीकेज की वैल्यू बढ़ेगी, लीकेज बढ़ने से दोनों आपके टॉर्क कम हो जाएंगे, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क दोनों कम हो जाएंगे, लेकिन किसमें रिडक्शन ज्यादा होगा? स्टार्टिंग टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा होगा कि दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा होगा? हाँ, अभिषेक ने एक आंसर दिया, अभिषेक ने आंसर दिया कि स्टार्टिंग टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा होगा, बिल्कुल सही आंसर है, इसको मैं दिखा भी देता हूं। मान लो मेरा जो है ध्यान सुनिएगा, अब मैं एक वैल्यू ले लेता हूं आपको, ठीक है? अगर मान लो मैंने एयर गैप बढ़ाया, एयर गैप बढ़ाने पे मेरा जो x2 नॉट है वो लगभग है कितना, 1.5, ठीक है? ये मैंने एक ले ली, लोअर लिमिट ले ली, ठीक है? चलो लोअर लिमिट छोड़ो, अपर लिमिट ले लेते हैं। मैंने एयर गैप बढ़ाया, पहले मेरा जो है लीकेज रिएक्टेंस 0.15 था, 15 से बढ़ के ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब जरा ये मुझे बताओ, ठीक है, जैसे ही मैंने एयर गैप बढ़ाया तो लीकेज मेरा बढ़ा, लीकेज पहले 1.5 था, लोअर लिमिट में था, लेकिन जैसे ही मैंने एयर गैप बढ़ाया तो लीकेज बढ़ गया, लीकेज मान लो बढ़ के 2 हो गया। अब जो है दोनों टॉर्क कम होंगे, मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2 नॉट, x2 नॉट की वैल्यू 2 है। और बेटा ये बताओ, अगर x2 नॉट की वैल्यू 2 है तो x2 नॉट का होल स्क्वायर कितना होगा? ये 4 होगा, ठीक है? नाउ दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4। आप देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क में, हेलो, अगर आप लीकेज को बढ़ाएंगे तो दैट इज नथिंग बट द x2 की वैल्यू 2 है, लेकिन x2 नॉट स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क में कमी आपकी ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसमें कमी ज्यादा आएगी। x2 नॉट आपका अगर जो है देखेंगे, जैसे जैसे एयर गैप बढ़ाएंगे तो लीकेज बढ़ेगा, लीकेज बढ़ा, जब लीकेज बढ़ेगा तो बेटा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर होल स्क्वायर ऑफ x2 नॉट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x2 नॉट। लेकिन आप देखेंगे जैसे x2 बढ़ेगा तो x2 नॉट का स्क्वायर और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगी। क्या मैं लिख रहा हूं कि अगर आप अपने एयर गैप को मशीन के अंदर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क भी कम होता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? मैक्सिमम टॉर्क। दोनों घटेंगे लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा तेजी से कम होगा, ठीक है? तो यहां लिख रहा हूं, विद इंक्रीज इन एयर गैप, with increase in air gap, the reduction in starting torque is more। अगर आप एयर गैप को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क में रिडक्शन होगा, ज्यादा होगा। इज द रिडक्शन इन स्टार्टिंग टॉर्क इज मोर एज कंपेयर टू मैक्सिमम टॉर्क। मैक्स दोनों कम होंगे लेकिन आपका स्टार्टिंग टॉर्क में जो रिडक्शन है वो ज्यादा होगा, मेरा कहने का ये मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं अपने सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को बदलूंगा तो मेरे स्टार्टिंग टॉर्क में क्या इफेक्ट आता है। यहां फिर से 4 केस बनेंगे, लेकिन इस बार हम लोग पिछली बार क्या था, मैक्सिमम टॉर्क और एस टी मैक्स स्लिप में बात किया था, लेकिन हम स्टार्टिंग टॉर्क, स्लिप तो 1 होती है, स्टार्टिंग के समय स्लिप 1 होती है, तो स्लिप में कोई चेंज नहीं आएगा। स्लिप इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज एंड योर फ्रीक्वेंसी, बट जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर मैं आपके वी बाई एफ को, वी और एफ को चेंज करूंगा और वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, तब इसका स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल वोल्टेज। जब आप वोल्टेज को वेरी करते हैं एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी on the starting torque, on the starting torque, that is TST।
अगर मैं अपने सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदलूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क में क्या चेंज आता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। आज कुछ रिलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच का रेशियो क्या होता है, फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच के रेशियो की वैल्यू क्या होती है, और किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क होता है और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, दे आर आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो जितने भी टॉर्क पढ़े उस पर रिलेटेड हम लोग जो है क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अभी उसको भी देखेंगे। चलो पहले बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग टॉर्क का मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। स्टार्टिंग टॉर्क का जो फार्मूला होता है दैट इज 180 divided by 2 pi ns into E2 naught square into R2 divided by R2 square plus, या फिर यू कैन बी टेक इट हियर अप्रोक्सीमेट फार्मूला लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट। यहाँ R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट स्क्वायर होता है, लेकिन X2 नॉट स्क्वायर की वैल्यू R2 नॉट स्क्वायर से ज्यादा होती है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू X2 नॉट स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? स्टार्टिंग टॉर्क के केस में अपनी शकल खोल जरा, फोटो खोलो जरा रेडमी, ये जो रेडमी मोबाइल से है, जरा अपना वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं तुमको हटा देता हूं। रेडमी, जिसका भी ये रेडमी है ना, आप अपना वीडियो ऑन करें, अदरवाइज आई कैन बी रिमूव एंड आई कैन बी लॉक द मीटिंग, नॉट यू कैन बी ज्वाइन। कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, हटाओ। और ये इन्फिनिटी हॉट X9, तुम भी अपना कैमरा खोलो, चलो हटो। अब नाउ आई कैन बी लॉक द मीटिंग। हो गया, चलो ठीक है, आ जाओ। यहां पर हम आते हैं, जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसका मुझे इक्वेशन लिखना है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो फ्रीक्वेंसी का टर्म यहां से आता है, यहाँ भी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और ये सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मैं सारी चीजें लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका जो E2 नॉट है दैट इज इक्वल टू E1 बाई ए, एंड दैट इज हम लोग स्टेटर के पैरामीटर निगलेक्ट कर गए, तो E1 इज इक्वल टू क्या है, V1। तो यहां से मैं E1 की वैल्यू रख देता हूं, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V1 बाई ए। तो मैं E2 नॉट की जगह V1 बाई ए लिखूंगा। नाउ सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120F डिवाइडेड बाई P, और बेटा जो लीकेज रिएक्टेंस है उसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू कितना हो जाएगा L2। सारी वैल्यू यहां पर रखने वाला, ऑल दीज वैल्यू आई कैन बी प्लेस, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर ये वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला आ जाएगा सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। चलो सारी वैल्यू रख रहा हूं। नाउ दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू
180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns, ns इज इक्वल टू हो जाएगा 120 f डिवाइडेड बाई p इंटू E2 नॉट की जगह लिख रहा हूं V1 बाई a का होल स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 पाई f इंटू L2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं वोल्टेज वाले और फ्रिक्वेंसी वाले टर्म अलग करूंगा। देखो यहां से एफ स्क्वायर आएगा और एक एफ यहां आएगा तो एफ क्यूब आएगा नीचे। तो स्टार्टिंग टॉर्क और सप्लाई फ्रिक्वेंसी, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू मैंने लिखी दैट इज, देखो ये पी ऊपर चला जाएगा, मैं सारे पैरामीटर लिख रहा हूं, दैट इज 180 इंटू पी डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 120, यहां से आ जाएगा बेटा 2 पाई का स्क्वायर, दिस इज 2 पाई का स्क्वायर, मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आ जाएगा एल स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये जो रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उसको भी लिख देता हूं R2 इंटू आ जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ क्यू। देख लीजिए क्या यही आएगा, आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से ही आपको काम करना है। दिस इज द रिलेशन। आप केवल सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उनको मैंने एक साथ लिख दिया, इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, उनसे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आप केवल और केवल सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे चेंज कर रहे हैं, तब स्टार्टिंग टॉर्क में क्या चेंज आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो 4 केस बनाते हैं। चलो तो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि आप अपने सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज को भी बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी बदल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से बदल रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट। केस नंबर 1, तब स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा। हेलो, दोनों चेंज कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज भी बदल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, और इस प्रकार से दोनों को बदल रहे हैं कि V बाई एफ का रेशियो हर समय कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, V बाई एफ का रेशियो कैसा, कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो वोल्टेज भी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो यहां से आ जाएगा जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ क्यूब। दोनों को बदल रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखता हूं भाई, V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, जिसको V बाई एफ के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वहां से थोड़ा सा रिलेशन ये चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर इंटू 1 बाई एफ, और इसको बेटा मैं V बाई एफ के फॉर्म में लिख देता हूं, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V1 बाई एफ का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एफ। तो आप देखेंगे आपने सप्लाई वोल्टेज, हेलो, आपने सप्लाई वोल्टेज को भी बदला, फ्रीक्वेंसी को बदला, लेकिन V इस तरह से बदलना कि V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट, मतलब ये पार्ट कैसा है, कांस्टेंट है। दिस पार्ट इज नथिंग बट द कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर से कांस्टेंट आएगा। देखते हैं यार स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आता है। अगर आप वोल्टेज को भी बदले, फ्रीक्वेंसी को बदले और इस प्रकार से बदले कि V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट, व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क कांस्टेंट आता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आता है, F आता है, क्या आता है, ठीक है, वो देख रहे हैं। नाउ दिस इज, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा V बाई एफ का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एफ। और बेटा कांस्टेंट का होल स्क्वायर करोगे तो फिर से कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इंटू 1 बाई एफ। चलो इसमें प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको लिख देते हैं कांस्टेंट नंबर 1, नया कांस्टेंट है 1।
पहले से तुम्हारे पास एक और कांस्टेंट है इंटू 1/f, और बेटा अगर ये कांस्टेंट कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अगर आप जो है अपने वोल्टेज को भी बदले और फ्रीक्वेंसी को बदले और इस प्रकार बदले कि V/F का रेशियो कांस्टेंट है, तब आपका स्टार्टिंग टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केवल फ्रीक्वेंसी के। ये देख लीजिए जो मैंने लिखा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर आप सप्लाई वोल्टेज को भी बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं और इस प्रकार से बदल रहे हैं कि V/F का रेशियो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, तब स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली फ्रीक्वेंसी, ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक बार अगर मीटिंग लीव हो जाएगी, मीटिंग लॉक कर दिया हूं, आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ी देर क्लास करते हैं फिर मीटिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है। करना है कायदे से करो, नहीं तो यूट्यूब पे ऑनलाइन देखना भाई, ठीक है। क्लास के बीच में मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूं। चलो ध्यान में नोट करके लिख रहा हूं, नाउ आई कैन बी टेकन द नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट बहुत पूछा जाता है। क्या लिख रहे हैं, दैट इज नोट करके लिखिए कि अगर जो है अगर आप जो है अपनी सप्लाई वोल्टेज को भी बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी बदल रहे हैं और इस प्रकार से दोनों को बदल रहे हैं कि V/F का रेशियो कांस्टेंट है, तब जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नाउ आई कैन बी टेकन द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए पहले केस में आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू V है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पहले केस में F है। आपने एक्साइटेशन V1 V और F का दिया है और इस समय जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितना है, T। स्टार्टिंग टॉर्क कितना T। अब आपने क्या किया, आपने सप्लाई वोल्टेज को भी बदला, सप्लाई वोल्टेज को आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी आधा कर दिया, तब आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है इस केस में कितना होगा, ये आपको निकालना। स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहते हो। सबसे पहले जब भी आपको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो V/F का रेशियो देखते हैं, तो आप देखेंगे भाई आपका वोल्टेज भी वेरिएबल है। नाउ आई कैन बी टेक इट हियर, वोल्टेज को भी बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी बदल रहे हैं, दैट इज वोल्टेज भी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, लेकिन जो दोनों को बदल रहे हैं उस केस में V/F का रेशियो, पहले केस में V/F का रेशियो है V/F और दूसरे केस में दैट इज वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, हेलो, वोल्टेज को आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी को भी आधा कर दिया, लेकिन रेशियो नहीं बदला, अभी भी आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसा है, V/F। दोनों ही केस में सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट द V/F का जो रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट है। जब आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को बदलते हैं और V/F का रेशियो कांस्टेंट होता है, उस समय जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। आपको सेकंड केस में स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू F1/F2। तो यहां से आपका स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा केस 2 में, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस नंबर 1 F1/F2। नाउ दिस इज पहले केस में स्टार्टिंग टॉर्क कितना था, T था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F थी, फिर फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। ना यहां से F से F कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो आपका दुगना हो जाएगा, पहले केस से स्टार्टिंग टॉर्क दुगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस नंबर 2 पे आते हैं।
केस नंबर 2, केस नंबर 2, चलो ठीक है। केस नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि इस बार मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और केवल फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं। सप्लाई वोल्टेज कैसा है? कांस्टेंट। केवल मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूं? बदल रहा हूं। तो भाई वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो जो रेशियो होगा ये रेशियो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, इट इज नॉट ए फिक्स्ड, इट इज ए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो इस बार आप V बाई एफ का रेशियो बदल रहे हैं, लेकिन किस प्रकार बदल रहे हैं? केवल फ्रीक्वेंसी को बदल के। ठीक है, तो इस केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चलो देखते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला ये लिखा हुआ। हाँ, वोल्टेज कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। वोल्टेज भी इस बार कांस्टेंट है, केवल फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, तो यही आपका ये कांस्टेंट है, ये इसके साथ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ क्यूब हो जाएगा। तो अगर आप केवल फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उस केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ क्यूब के। स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ क्यूब विल बी देयर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ दैट इज क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार जो है मेरा जो सप्लाई वोल्टेज को नहीं बदल रहा, फ्रीक्वेंसी को मैं आधा किए दे रहा हूं, तब मेरे स्टार्टिंग टॉर्क में क्या अंतर आएगा? पहले केस में आपका सप्लाई वोल्टेज है V, दूसरे केस में आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है F, और स्टार्टिंग टॉर्क पहले केस में कितना है? T। फिर मैंने अपने सप्लाई वोल्टेज को V ही रहने दिया, लेकिन मैंने अपनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो मेरे स्टार्टिंग टॉर्क में क्या अंतर आएगा ये निकालना। आपको मालूम है, यहां पर देखिए दैट इज, इस केस में आप देखेंगे V आपका कांस्टेंट है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। सप्लाई वोल्टेज को आप नहीं बदल रहे हैं, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज ए वेरिएबल पैरामीटर। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल तो V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। यहां मैं दिखा देता हूं, यहां पर अगर तुम V बाई एफ का रेशियो निकालो इस केस में, इस केस में सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा V बाई एफ, और इस केस में सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा दैट इज 2V बाई एफ। और बेटा सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो चेंज है, अलग नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन इस बार केवल वेरिएबल पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, तो अगर फ्रीक्वेंसी को केवल बदल रहे हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ क्यूब। यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस 2 डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस 1 इज इक्वल टू F1 क्यूब डिवाइडेड बाय F2 क्यूब। यहां से आप अपना केस 2 पे स्टार्टिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस 1 दैट इज F1 बाई F2 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ सारी वैल्यू रख दीजिए। पहले केस में स्टार्टिंग टॉर्क है T, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है F, दूसरे केस में सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी आधी हो गई का होल क्यूब। यहां से एक कट जाएगा और 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा केस 2 में वो पहले केस का 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं,
चलिए नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। इस बार मैं केवल सप्लाई वोल्टेज को बदल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहा हूं, तब मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वेरिएबल पैरामीटर केवल वोल्टेज है, नॉट ए फ्रीक्वेंसी। केस नंबर थर्ड। इस बार आप अपनी सप्लाई वोल्टेज को बदल रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। लेकिन हाँ, फ्रीक्वेंसी कैसा है? कांस्टेंट है। ये बताओ, वोल्टेज को तो मैं बदल रहा हूं लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो अगर ये ऊपर वाला पैरामीटर वेरिएबल होगा तो ये पूरा का पूरा जो रेशियो है वो भी कैसा होगा? वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो इस बार V बाई एफ का रेशियो इस बार भी कांस्टेंट नहीं है। चलो देखते हैं इस बार जो है आपका जो है जो स्टार्टिंग टॉर्क है, जब केवल वोल्टेज को चेंज करते हैं, केवल वोल्टेज को बदल रहे हैं, ये वेरिएबल पैरामीटर, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसके साथ कंबाइंड होकर पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, हेलो, दैट इज नथिंग बट द V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर का मतलब दैट इज सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर। अगर आप केवल और केवल सप्लाई वोल्टेज को बदल रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे हुए हैं, तब स्टार्टिंग टॉर्क आपके सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। चलो निकालते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने अपने सप्लाई वोल्टेज को पहले केस में V रखा है, फ्रीक्वेंसी को पहले केस में F रखा है, और स्टार्टिंग टॉर्क मेरा T है। अब मैंने अपने केवल सप्लाई वोल्टेज को चेंज किया, सप्लाई वोल्टेज को मैंने आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सेम रखा है, तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? नई स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे निकालना है। तो पहले आप देखेंगे यार जो है, केवल आप क्या बदल रहे हैं? सप्लाई वोल्टेज बदल रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज को आधा, देखो मैंने सप्लाई वोल्टेज को कम किया है तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। कितने गुना कम होगा ये देखना है। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को आधा कर दूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क कितने गुना कम हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी कैसा है? कांस्टेंट है। यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। और V बाई एफ का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट नहीं। पहले केस में सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का रेशियो है V बाई एफ, और दूसरे केस में आपके सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो है V बाई टू एफ। दोनों ही केस में सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है, डज नॉट कांस्टेंट। तो अगर आप अपने सप्लाई वोल्टेज को केवल बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर। सप्लाई वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे दैट इज T2। सेकेंड केस में आपको स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है, डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस नंबर 1, दैट इज सप्लाई वोल्टेज इन द केस 2 डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज इन केस 1 का होल स्क्वायर। यहां से स्टार्टिंग टॉर्क इन द सेकेंड केस इज इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दीजिए। पहले केस में स्टार्टिंग टॉर्क है T, दूसरे केस में सप्लाई वोल्टेज आधा हो गया है, पहले केस में सप्लाई वोल्टेज कितना था? V का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है केस 2 में आ जाएगा T बाई 4। तो अगर मैं अपने सप्लाई वोल्टेज को आधा कर दूंगा तो स्टार्टिंग टॉर्क पहले का चौथाई हो जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क पहले का चौथाई हो जाएगा। लास्ट केस के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। ठीक है, चलो केस नंबर 4। इस बार मैं सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को दोनों ही बदल रहा हूं, सप्लाई वोल्टेज भी बदल रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूं, लेकिन इस प्रकार से बदल रहा हूं
कि मेरा V बाई एफ का रेशियो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। V बाई एफ का रेशियो इस बार क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इट कैन नॉट कांस्टेंट। तब मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो, स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला आपके पास क्लियर है? हाँ, ये है। दोनों बदल रहे हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बाकी सब कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो इस केस में आप देखेंगे दैट इज नथिंग बट द जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ क्यूब से। इस बार V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो मैं उस फॉर्म में भी लिख देता हूं, लेकिन यहीं से आप चीजें याद रखें, यहां से याद रखें ज्यादा बेटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मैनिपुलेट करके, स्टार्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट द V बाई एफ का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एफ। इस केस में V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसको हटा नहीं सकते हैं कि आप इसको इसके साथ मर्ज कर दें। अगर ये कांस्टेंट होता तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ ऐड हो जाता, लेकिन ये बदलेगा नहीं। तो अगर आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को बदल रहे हैं और ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, मतलब V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ क्यूब। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज द रिलेशन। स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ क्यूब। सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ यू कैन बी टेकन द क्वेश्चन। चलो, पहले केस में सप्लाई वोल्टेज को मैंने V रखा है और पहले केस में मैंने फ्रीक्वेंसी को F रखा है। उस केस में मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितना है, T है। अब मैंने क्या किया कि अपने सप्लाई वोल्टेज को दुगना कर दिया। सप्लाई वोल्टेज को मैंने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। चलो हाफ कर देते हैं। सप्लाई वोल्टेज को मैंने हाफ कर दिया और मैंने फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया। तब मुझे स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन बदल जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ आ जाएगा, और नहीं है तब ये रिलेशन काम आएगा, दिस रिलेशन। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा। नाउ दिस इज, यहां पर आप देखेंगे सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है। अगर दोनों वेरिएबल है तो किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो पहले केस में हम लोग जो है सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालते हैं। पहले केस में सप्लाई और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, V बाई एफ। दूसरे केस में आपके सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, V बाई टू डिवाइडेड बाई 2f। दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4f। तो आप देखेंगे यार दोनों केस में सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा है। सेम नहीं आ रहा मतलब कांस्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर बेटा आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को बदल रहे हैं और इस प्रकार से बदल रहे हैं कि V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के, वो प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के क्यूब के। तो सेकंड केस में आपको स्टार्टिंग चाहिए, सेकंड केस में स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस में, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल है ना सप्लाई वोल्टेज के होल स्क्वायर, तो V2 डिवाइडेड बाई V1 का होल स्क्वायर इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाई F2 का क्यूब। तो सारी वैल्यू रख दीजिए। स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस 2 इज इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस 1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का होल स्क्वायर इंटू F1 बाई F2 का होल क्यूब। सारी वैल्यू दी है। पहले केस में स्टार्टिंग टॉर्क है T, सप्लाई वोल्टेज दूसरे केस में कितना है, हाफ कर दिया गया। पहले केस में सप्लाई वोल्टेज है V, पहले केस में सप्लाई फ्रीक्वेंसी हाफ है, दूसरे केस में सप्लाई फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया गया, जैसे तक क्यू। यहां से आप देखेंगे यार V से V कट जाएगा, F से F कट जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू T, और 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और 1/2 का क्यूब हो जाएगा दैट इज 8। तो दैट इज जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो पहले केस के स्टार्टिंग टॉर्क का 32 गुना कम हो जाएगा। Now this is the starting torque.
चलिए नेक्स्ट सेटिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू द टॉर्क। अब आते हैं थोड़ा सा, अच्छा एक टॉर्क और लिख लीजिए, सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एट ए सिंक्रोनस स्पीड? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किसी भी स्लिप पे चाहिए तो फार्मूला आपके पास है। सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप क्या होगी? व्हाट इज द स्लिप एट सिंक्रो, अगर रोटर में सिंक्रोनस स्पीड रन जीरो, स्लिप जीरो हो जाएगी तो आपका टॉर्क डेवलप होगा क्या? कटिंग ही नहीं होगी, ईएमएफ नहीं, करंट नहीं आएगा तो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो आपका रोटर रन नहीं करेगा, और बेटा अगर फोर्स नहीं लगेगा तो टॉर्क नहीं होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, नो फोर्स नो टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो एक चीज ये लिख लीजिए जरा, टॉर्क एट, नोट करके लिख लीजिए, टॉर्क एट टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड। अगर रोटर मेरा सिंक्रोनस स्पीड से रन कर जाए तो सिंक्रोनस स्पीड से अगर रोटर रन करेगा तो उस समय स्लिप होगी जीरो, और फ्लक्स कटिंग होगी नहीं, ईएमएफ आएगा नहीं, करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो फोर्स नहीं आएगा, फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं आएगा। अब देखो स्लिप आपको मालूम है, अगर स्लिप मालूम है तो आप किसी भी स्लिप पे टॉर्क निकाल सकते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क की जो इक्वेशन होती है किसी भी स्लिप पे वो होती है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू s इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। एक मिनट, इंटू R2 स्क्वायर प्लस S x2 नॉट का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है बेटा, किसी भी स्लिप पे टॉर्क निकालना है। सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क है तो सिंक्रोनस स्पीड की स्लिप मालूम है, स्लिप रख दीजिए और जो स्लिप रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क मैं निकालने जा रहा हूं किस स्पीड पे? सिंक्रोनस स्पीड। और अगर सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज, स्लिप की वैल्यू कितनी है? जीरो। एनआर की वैल्यू कर रहे हैं तो स्लिप जीरो, स्लिप जीरो पे, स्लिप जीरो लिखो फिर सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क, ठीक है। कितना आ जाएगा? 180 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू, स्लिप की बेटा वैल्यू जीरो है, इंटू E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस दिस इज जीरो इंटू x2 नॉट का होल स्क्वायर। ये बताओ भाई, ये जीरो से मल्टीप्लाई तो नीचे R2 स्क्वायर आ जाएगा, और भाई किसी भी नंबर को जब तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो ही आएगा, दिस इज जीरो।
चलिए, तो सिंक्रोनस स्पीड पे कभी भी अगर आपसे टॉर्क पूछा जाए तो टॉर्क की वैल्यू होती है 0। सिंक्रोनस स्पीड पे कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होता, इसीलिए कभी भी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती, स्लिप पे रन करती है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द टॉर्क। जितने भी हमने टॉर्क पढ़े उनके बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट रिलेशन, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिख लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बता रहा हूं, इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में काफी यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलो, अभी तक मैं टॉर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लिखता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि, तो उसको मैं टी ही लिख रहा हूं, टॉर्क। ठीक है, चलो, तो आप देखेंगे किसी भी स्लिप पे अगर आपको टॉर्क निकालना है, किसी भी स्लिप पे टॉर्क निकालना है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोल रहे हैं, तो उसका फार्मूला आपको मालूम है। अगर स्लिप मालूम हो तो रख देंगे। तो किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क का फार्मूला होता है, किसी भी स्लिप पे, ठीक है, मैंने लिखा टॉर्क। टॉर्क का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, बोला नहीं जाता है, टॉर्क बोल दिया जाता है, लेकिन जिस टॉर्क के बारे में बात करें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, जो मशीन के अंदर डेवलप हो रहा है। तो आपकी मशीन में किसी भी स्लिप पे अगर आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है 180 डिवाइडेड बाई 2π/ns इंटू, दिस इज s इंटू E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई, this is nothing but the R2 square plus S X2 नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क एट एनी स्लिप। ये आपका टॉर्क है, किस समय का टॉर्क है, किसी भी स्लिप, एस स्लिप पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, दिस इज द टॉर्क एट एनी स्लिप, दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क, दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क एनी स्लिप। और ये कितनी स्लिप के लिए वैलिड है, किसकी स्लिप के लिए वैलिड है, फॉर ऑल द स्लिप, जितनी भी स्लिप होती हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 के बीच में जिस भी स्लिप पे टॉर्क निकालने चाहे तो उस स्लिप को यहां पर रख दो और अपने टॉर्क की वैल्यू को निकाल लो। ठीक है, अब देखो बुक में क्या लिखा होता है, ये आपका कांस्टेंट मान लिया जाता है के, इसको के लिख देते हैं, तो मैं वही लिखे दे रहा हूं, दैट इज नथिंग। इस फार्मूले को हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट, जिससे कि काटने वाटने में आसानी रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको, इसको लिख देते हैं के इंटू एस E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S X2 नॉट का होल स्क्वायर, जहां पर k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू है 180 डिवाइडेड बाई 2π/ns। देखो जो किताबों में लिखा रहता है वो लिखा रहता है 3 डिवाइडेड बाई 2π स्मॉल ns। स्मॉल ns क्या होता है, अगर मैंने कैपिटल लेंगे तो आरपीएम है, और स्मॉल ns लिखा रहता है वो आरपीएस होता है, दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये हम लिख रहे हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, वहां स्मॉल एन लिखा होता है। हमने स्मॉल एन पे बात नहीं, क्योंकि हमें कभी स्पीड जो है कभी रेवोल्यूशन पर सेकंड में दी ही नहीं हुई, हमेशा रेवोल्यूशन पर मिनट में दी होगी, इसलिए मैं हमेशा पहले से आपका कैपिटल एन ही लेके चला हूं। इस चीज को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, इस चीज को मैंने के मान लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, एक बार डिजाइन हो जाएगी मशीन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक बार मशीन डिजाइन हो गई तो पोल डिजाइन हो जाएंगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जनरली 50 हर्ट्ज सकते हैं, तो ये कांस्टेंट होगा। बाद में लिख देंगे इस फार्मूले में के क्या रिप्रेजेंट करा, वेयर लिख देता हूं, चलो वेयर कभी के की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं किताबों वाला के नहीं लिख रहा हूं कि 3 डिवाइडेड बाई 2π स्मॉल एनएस, मैं लिख रहा हूं 180 डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल एनएस। मेरा के अलग है, उनका के अलग है, ठीक है, उनसे क्या आता है मुझे मतलब नहीं है। वेयर कभी के की जरूरत पड़ेगी तो के की वैल्यू कितनी है, 180 डिवाइडेड बाई 2π एनएस। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। 10 रिजल्ट लिखेंगे, 10 फार्मूले लिखाऊंगा। दूसरा दूसरा जो हमने टॉर्क निकाला था फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क का फार्मूला कितना था, 180 डिवाइडेड बाई 2π ns इंटू
फुल लोड टॉर्क के समय स्लिप मालूम है, फुल लोड टॉर्क में स्लिप मालूम है, स्लिप को रख दीजिए तो फुल लोड टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज फुल लोड टॉर्क में स्लिप होती है SFL इंटू E2 नॉट का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर SFL इंटू X2 नॉट का होल स्क्वायर। और इसको अभी अभी तुम K मान चुके हो, तो फुल लोड टॉर्क की भी वैल्यू मैं उसी तरह से लिख रहा हूं। दैट इज K फुल लोड स्लिप इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SFL इंटू X2 नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। अभी रिलेशन निकालने वाले हैं। तीसरा टॉर्क जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS इंटू E2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2X2 नॉट। यही तो फार्मूला पढ़ा है मैक्सिमम टॉर्क का, और इसको अभी अभी K मान चुके हैं तो इसको K ही लिखे दे रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द K इंटू E2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2X2 नॉट। और मैक्सिमम टॉर्क किस स्लिप पे ऑकर होता है? S ऑफ T मैक्स, उसकी वैल्यू होती है R2 डिवाइडेड बाई X2 नॉट। ठीक है ना। चौथा हम लोग पढ़ा स्टार्टिंग टॉर्क। चौथा पढ़ा है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला होता है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS। स्टार्टिंग के समय स्लिप 1 होती है तो यहां पर स्लिप की जगह 1 रख दो केवल, इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट। स्लिप की वैल्यू 1 होती है और इसको अभी अभी K मान चुके तो इसकी जगह भी K रख देते हैं। तो मैं डिवीजन करने के लिए K लिख दे रहा हूं। E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 नॉट का स्क्वायर। वेयर इन सभी फार्मूले में जो K है, वेयर K किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS। जहां NS मेरा क्या है? NS मेरा है सिंक्रोनस स्पीड, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 120F डिवाइडेड बाई P से निकाली जाती है। और ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड हमें रखनी है किसमें? RPM में रखनी है, रेवोल्यूशन पर मिनट में रखनी है। किताबों में सेकंड में रखते हैं, सेकंड पेकंड जो है दिया नहीं होता, बेफालतू में लिखते रहते हैं। ठीक है, चलो अब हम पहला रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रिलेशन आई कैन बी टेकन, किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क होता है और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकालने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं दैट इज, ये चार हमारे पास फार्मूले हैं। किसी भी स्लिप पे जो अगर टॉर्क होता है उसको टी से रिप्रेजेंट करें। किसी भी स्लिप पे टॉर्क, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लिखना चाहिए लेकिन आप लोग की किताबों में टी लिखा रहता है। TME सही चीज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। किसी भी स्लिप पे टॉर्क ये है और मैक्सिमम टॉर्क ये है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो ये रेशियो कितना आता है? चलो निकालते हैं। पांचवा रिलेशन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यूज आएगा। ठीक है, चलो नाउ मैं निकालने जा रहा हूं दैट इज फिफ्थ रिलेशन, दैट इज किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क है और मैक्सिमम टॉर्क, इन दोनों का रेशियो कितना होता है। किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क होता है उसका फार्मूला होता है K। अभी लिखा है K 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS, उसकी जगह K लिख दिया, इंटू S इंटू E2 नॉट स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का होल स्क्वायर। और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम टॉर्क होगा K
E2 नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। किसी भी स्लिप पे टॉर्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो। ठीक है, इसको ब्लू कलर से लिख देते हैं जैसे कि तुम्हें रहे, और इसको भी रेड कलर से लिख देते हैं, ये क्यों रहे। ठीक है, के लिखने से फायदा ये होगा कि के देखो कट जाएगा, उतना बड़ा चीज लिखने से आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है। चलो इसको मैं काट देता हूं, ये इससे कट जाएगा, E2 नॉट स्क्वायर से E2 नॉट स्क्वायर कट जाएगा, और ये बेटा जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। नाउ दिस इज इक्वल टू, किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क है, किसी भी स्लिप पे टॉर्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो है वो आ जाएगा S इंटू R2 इंटू हो जाएगा 2x2 नॉट, 2x2 नॉट होल डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर x2 नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा। अब मैं पूरे के पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर रहा हूं x2 नॉट के होल स्क्वायर से। मैं ऊपर भी ये जो नंबर लिखा है पहले इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूं। किसी भी स्लिप पे टॉर्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज, इसको लिख रहा हूं 2 इंटू S R2 इंटू x2 नॉट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई दिस इज R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू x2 नॉट का होल स्क्वायर। मैंने न्यूमरेटर में भी इससे डिवाइड कर दिया x2 नॉट के होल स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिए x2 नॉट के स्क्वायर से। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम नंबर से डिवाइड किया, ऊपर नीचे कट जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इसके साथ कंबाइन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज रिटन लाइक दिस, t डिवाइडेड बाई t मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू S इंटू R2 इंटू x2 नॉट, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई क्या है, x2 नॉट का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं। यहां पर देखो, अच्छा काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, देखो दिखना चाहिए, इससे ये वाला कट जाएगा, एक कट जाएगा, और इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसको जो आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा, रेड कलर से लिख देते हैं, दिस इज 2S इंटू R2 डिवाइडेड बाई x2 नॉट, ऊपर ये बचेगा, और नीचे बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 नॉट का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू x2 नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 नॉट का स्क्वायर, और ये से कट जाएगा, और यहां से आपके पास आ जाएगा किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क है डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टॉर्क, इसका रेशियो होगा 2S इंटू R2 बाई x2 नॉट होल डिवाइडेड बाई। अच्छा यहां पर बेटा मैं इसको पहले लिख देता हूं जैसे कि थोड़ा चीजें क्लियर रहे, और इसको मैं बाद में लिख देता हूं, उससे फर्क थोड़ा पड़ेगा कुछ, इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज आपको तुम्हें दिख रही होगी, ये तुम्हारी जानी पहचानी चीज है, R2 डिवाइडेड बाई x2 नॉट, दिस इज नथिंग बट द, ये क्या है, स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑकर, जिसको हम S ऑफ T मैक्स से रिप्रेजेंट करते थे, ST मैक्स। तो आप लिखेंगे
चूंकि R2 डिवाइडेड बाई x2 नॉट रिप्रेजेंट करता है S ऑफ T मैक्स, एस टी मैक्स को रिप्रेजेंट, तो इसकी जगह जो है, इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूं, तो दैट इज नथिंग बट दिस इज, किसी भी स्लिप पे जो टॉर्क होगा और मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो वो आ जाएगा 2 इंटू एस इंटू, इसकी जगह लिखने वाला हूं एस टी मैक्स डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस टी मैक्स का स्क्वायर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट। किसी भी स्लिप पे टॉर्क, किसी भी स्लिप एस स्लिप पे टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू, हेलो यहां पर देखो, हेलो क्या रहा है 2, जिस स्लिप पे आपका ये वाला टॉर्क एस स्लिप पे था तो इसकी स्लिप ये लिखी हुई है, हेलो ये टॉर्क किस स्लिप पे है, एस स्लिप पे, तो यहां पर जो है बेटा जिस स्लिप का टॉर्क यहां है तो वो टॉर्क का स्लिप ये रखा है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क उसका स्लिप ये रखा है, डिवाइडेड बाय ये पहले है तो दैट इज एस स्क्वायर, दिस इज द टी मैक्स की स्लिप क्या है, एस टी मैक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी भी स्लिप पे अगर आप टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो आता है 2s इंटू एस ऑफ टी मैक्स डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस ऑफ टी मैक्स का होल स्क्वायर। जिस स्लिप, हेलो जिस स्लिप पे आप टॉर्क लिख रहे हैं उसकी स्लिप यहां रखनी है, यहां मैक्सिमम टॉर्क है तो यहां पर मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप है, यहां पर एस स्लिप का टॉर्क है तो यहां पर एस है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं, नाउ यू कैन बी टेक द क्वेश्चन, ठीक है? चलो अच्छा ये बताओ, अगर मान लीजिए आपको जो है आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसके डिजाइन पैरामीटर नहीं दिए हैं, आपको केवल ये दिया है कि आपको मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू दी है और मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे ऑकर कर रहा है उस स्लिप की वैल्यू दी है, मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे ऑकर करता है उसको एसटी मैक्स दिया, एसटी मैक्स दिया है, मैक्सिमम टॉर्क दिया है, और आपको बोला गया है कि आप जो है 3% स्लिप पे टॉर्क निकालो। आपको कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, केवल आपको क्या दिया है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू दी है, मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप में ऑकर कर रहा है उस स्लिप की वैल्यू दी है, और आपको एक पर्टिकुलर स्लिप पे टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्लिप पे अगर आपको टॉर्क निकालना है, वो स्लिप मालूम है, मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप मालूम, मैक्सिमम टॉर्क मालूम है, तो आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं उस स्लिप पे टॉर्क कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए जरा, नाउ यू कैन बी टेकन द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 99.9 न्यूटन मीटर, और बेटा ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो किस स्लिप पे ऑकर हो रहा है, एस ऑफ टी मैक्स, ये है 1.41। नाउ दिस इज नथिंग बट 1.41, से ज्यादा कैसे हो गई, नाउ दिस इज 0.141, इस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको टॉर्क निकालना है किस स्लिप पे, आपको टॉर्क निकालना है किस स्लिप पे, 3% स्लिप पे। यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क एट 3% स्लिप। कितने परसेंट स्लिप पे टॉर्क निकालना चाहते हैं, 3%। स्लिप की वैल्यू परसेंटेज में दी है, ठीक है? चलो निकालते हैं, यहां पर देखो आपको जो है टॉर्क निकालना है 3% स्लिप में, ठीक है? यहां पर ध्यान से देखिए, टॉर्क एट एनी स्लिप, यहां पर किस स्लिप के बारे में बात करो, 3% स्लिप के बारे में, 3% लिख रहा हूं परसेंटेज में, लेकिन फार्मूले में स्लिप परसेंटेज में नहीं रखी जाती है, नॉर्मल वैल्यू रखते हैं ये। आपको टॉर्क चाहिए किसी भी स्लिप पे, किसी भी स्लिप पे टॉर्क, 3% स्लिप पे टॉर्क चाहिए, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, हेलो कितना आएगा, 2 इंटू, हेलो जिस स्लिप पे टॉर्क निकालना चाहते हो उस स्लिप को रखना पड़ेगा, हेलो अगर मैं एस स्लिप पे यहां टॉर्क निकाल रहा था तो उस स्लिप पे यहां रख रहा था, मैं किस स्लिप पे टॉर्क निकालना चाहता हूं, 3% में, तो स्लिप की वैल्यू कितनी है, 3%, एस की वैल्यू 3% है, तो जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.03 आएगा, स्लिप की वैल्यू आएगी 0.03। मैक्सिमम, हाँ एस ऑफ टी मैक्स, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर है वो स्लिप आपको दी है 0.141 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, व्हाट द स्लिप, जिस स्लिप पे आप टॉर्क निकालना चाहते हैं 3%, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस
एस ऑफ टी मैक्स का होल स्क्वायर, एस ऑफ टी मैक्स दिया है ये, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3% स्लिप पे आप पे टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी टी मैक्स इंटू 2 × 0.03 इंटू 0.141 डिवाइडेड बाई 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.141 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू दी है 99.99 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर 3% स्लिप पे जब आप टॉर्क निकालेंगे, इस टॉर्क की वैल्यू लगभग आएगी 40.66 न्यूटन मीटर। जैसे दबल इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये इतना है, 40.66 न्यूटन मीटर आएगी। 4% में जब निकाला था तो फुल लोड टॉर्क था 52 कुछ आया था, 3% में उससे कम आ रहा। तो अगर कभी आपको किसी भी पर्टिकुलर स्लिप पे अगर आपको टॉर्क चाहिए और आपको मैक्सिमम टॉर्क मालूम है और ये मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे ऑकर कर रहा है वो स्लिप मालूम है, मैक्सिमम टॉर्क मालूम है, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क वो स्लिप मालूम है, और किसी भी पर्टिकुलर स्लिप पे आपको टॉर्क निकालना है 3% में, 2% में, 4% में, किसी भी स्लिप पे निकालना हो, किसी भी पर्टिकुलर स्लिप पे निकालना हो तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्लिप पे जो टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो होता है वो 2 × S ऑफ टी मैक्स डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस S ऑफ टी मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जिस स्लिप में टॉर्क निकालना चाहते हैं वो स्लिप आपको रखनी है। आप 3% में निकालना है 3% रखिए, 2% में जाए 2% रखिए, 1% जाए 1% रखिए, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे अगर वो आपको S ऑफ टी मैक्स मालूम होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? 2% में निकालना हो तो 2% रख देते। चलो अब देखो, इस फार्मूले पे बेस 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इस फार्मूले पे बेस 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपको क्वेश्चन में एस ऑफ टी मैक्स डायरेक्ट दे दिया जाएगा, जैसे यहां पर मैंने एस ऑफ टी मैक्स आपको डायरेक्ट दे दिया था। मैक्सिमम टॉर्क को दिया जाएगा, एस ऑफ टी मैक्स डायरेक्ट दे दिया जाएगा, और जिस स्लिप में आपको जो है टॉर्क निकालना है वो स्लिप दे दी जाएगी, तो इस तरह निकाल लेंगे। दूसरा है कि आपको एस ऑफ टी मैक्स डायरेक्ट ना देके, एस ऑफ टी मैक्स का फार्मूला क्या होता है, R2 डिवाइडेड बाई X2 नॉट होता है। हेलो, एस ऑफ टी मैक्स डायरेक्ट ना देके आपको R2 और X2 नॉट दे दिया जाएगा तो भी हम एस ऑफ टी मैक्स निकाल लेंगे। तो एस ऑफ टी मैक्स निकालने के लिए आपको डायरेक्ट ना देके R2 और X2 नॉट दे देगा तो निकल आएगा, ये मैक्सिमम टॉर्क देगा, स्लिप किस पे टॉर्क वो निकालना तो भी निकाल लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है एस ऑफ टी मैक्स ना देके आपको रोटर की स्पीड दे देगा मैक्सिमम टॉर्क में। अगर मैक्सिमम टॉर्क में रोटर की स्पीड मालूम है तो स्लिप निकाल सकते हैं, स्लिप कितनी होगी जिस समय मैक्सिमम टॉर्क ऑकर कर रहा है, एस ऑफ टी मैक्स निकाल लेंगे, और एक बार एस ऑफ टी मैक्स आ जाएगा तो बाकी हम लगा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी मेरी 9:30 बजे एक और क्लास है, ठीक है। तो कल इसके आगे कंटिन्यूअस करेंगे। अभी मैं 5-6 चीजें रिलेशन और बताऊंगा। फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो कितना होता है, स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाने के बाद हम लोग एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे स्टेटर के पैरामीटर, और फिर उसके बाद जब वो एनालिसिस खत्म हो जाएगी देन वी गो फॉर द स्टार्टिंग एंड वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। दो ही बड़े बड़े टॉपिक है, बड़े बड़े का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो है स्टार्टिंग मेथड क्या होते हैं और उसके बाद वोल्टेज का दैट इज स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। स्पीड कंट्रोल के क्या मेथड होंगे, और उसके बाद तो सारी चीजें छोटी छोटी कॉगिंग क्रॉलिंग ये सब है, और उसके बाद आपकी जो है मोटर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, कल की मैं टाइमिंग आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन बी लीव द मीटिंग।